हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग 24 दिसंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपके ऑल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यहाँ पर या आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे में किसी भी ग्रुप का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम का यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, यानी इवन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे और आप इसे डेली बेसिस पे तैयार करके कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक एक नंबर से जो है कटअप से बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट करके डेली बेसिस पे आधे घंटे या 20 मिनट भी आप देते हैं तो आराम से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आप सभी का बहुत ही बढ़िया फीडबैक आ रहा है करंट अफेयर की वीडियो पे और मैं प्रयास करूंगा कि जो करंट अफेयर के कंटेंट है उसको और भी बेहतर मैं बनाऊं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आप सभी ने बहुत ही बढ़िया प्रयास करके जो है यहाँ पर फीडबैक बढ़िया दिया है, यानी कि आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको मैं कंटिन्यूअस करूँगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो नथिंग इम्पॉसिबल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वीडियो भी देख लीजिए, पीडीएफ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने की घोषणा की है। यहाँ पर अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको ऑलरेडी आंसर पता है तो आप जवाब दीजिए, इस तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और नहीं पता है तो सही आंसर मैं बताऊँगा, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी बताता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को जो है तैनात करने की घोषणा किसने की है? केंद्र सरकार ने। इससे पहले पुरुष ही यहाँ पर यानी पुरुष कमांडो जो है वो तैनात होते थे जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा में, लेकिन अब महिला कमांडो की भी तैनाती की जाएगी। और ये किसने जो है घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। ये आपको याद रखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर वाले टॉपिक से। अब आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वीआईपी सुरक्षा यानी कि जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो की तैनात करने की घोषणा की है। यानी कि जेड+ कैटेगरी की जो सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है उसमें अब महिला कमांडो की भी तैनाती होगी। ये केंद्र सरकार ने जो है घोषणा की है। इससे पहले जो है पुरुष कमांडो की जो है तैनाती होती थी, ये आपको याद रखना है। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वीआईपी की सुरक्षा में पहली बार सीआरपीएफ की महिला कमांडो को तैनात किया जाएगा और इसके लिए अभी 32 महिला कमांडो को वीआईपी सुरक्षा की खास ट्रेनिंग दी गई है। यानी कि यहाँ पर फिलहाल में अभी 32 महिला कमांडो को जो है बेसिकली ट्रेनिंग दी गई है कि वो वीआईपी लोगों की जो है सुरक्षा कर सके। और इसके साथ ही साथ ये संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल में ये 32 नंबर आपको याद रखना है। 32 महिला कमांडो को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। तो आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया और इमेज भी आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने कई सारे कमांडो का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कमांडो से कह लीजिए कि पिक्चर लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगले करंट अफेयर में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने विश्वविद्यालय और जो आपके इसमें सेंट्रल और स्टेट जो विश्वविद्यालय उन सभी के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को जो है मंजूरी दी गई है। किस कैबिनेट के द्वारा? तो दिल्ली कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अब शिक्षक विश्वविद्यालय में आप यूँ समझ सकते हैं कि शिक्षक बनने के संबंध में ही सारे कोर्स जो है होंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आइए इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नीचे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसमें कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। यानी कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें आपका 4 वर्षीय कोर्स जो है टीचिंग संबंधित है
और उसमें टीचिंग ट्रेनिंग का भी आपका एक तरीके से 4 वर्ष में कोर्स कंप्लीट होगा और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन आप करेंगे, चाहे आप साइंस से करिए, आर्ट से करिए, इस तरीके से आपका उसमें चलेगा। यानी कि बेसिकली 12th के बाद अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को शिक्षक बनना है या शिक्षक लाइन में जाना है तो वो 12th के बाद सीधे चला जाएगा। इससे पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग के लिए सब कुछ स्पष्ट था, 12th के बाद वो डिप्लोमा कर सकता था, बीटेक कर सकता था। इस तरीके से कई सारे अलग अलग सेक्टर के अपने अलग अलग एक जो है लाइन होता था, लेकिन टीचर्स का नहीं होता था। टीचर्स बनने के लिए बच्चे कुछ बीएससी भी करते थे, कुछ बीए भी करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ वनडे एग्जाम की तैयारी करते थे, फिर उसके बाद जाके बीएड करते थे, तो बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट जिन बच्चों को टीचर ही बनना है तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें बताया गया कि इस कार्यक्रम में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड है आपका, बीकॉम है, बीएड पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। तो बेसिकली शिक्षक संबंधी जितने भी कोर्स होंगे आपको इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है देखने को मिल जाएंगे। और इसे आपको याद रखना है, दिल्ली कैबिनेट ने जो है शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को जो है मंजूरी दी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया। ये भी आपको याद रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो है दिल्ली के गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, टिप्पणियां होती रहती हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस बीमारी को रोकने के लिए एप्टीट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एचआईवी को जो है यहाँ पर रोकने के लिए जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पर एप्टीट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है, एचआईवी भी आपका होता है और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसका फुल फॉर्म होता है एचआईवी का। ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एचआईवी वायरस को रोकने के लिए एप्टीट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दी है। इसके साथ साथ एप्टीट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा है और इसका सामान्य नाम जो है कैबोटेग्राविर, ये नाम थोड़ा सा याद रखना है, कॉम्प्लिकेटेड है। और एक्सटेंडेड रिलीज जो है इंजेक्टेबल सस्पेंशन है इसका पूरा नाम बेसिकली इस इंजेक्शन का। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह इंजेक्शन अमेरिका में एचआईवी महामारी को संबोधित करने में महत्वपूर्ण होगा। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर वाले टॉपिक से। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट कि एप्टीट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा है और इसका सामान्य नाम क्या है, यहाँ पर कैबोटेग्राविर एक्सटेंडेड रिलीज जो है इंजेक्टेबल सस्पेंशन जो है इस एप्टीट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा का नाम है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ और ये ब्रैकेट में, ताकि आप इसे याद कर लें। तो आशा करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर करंट अफेयर और उसके डिटेल्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस न्यायमूर्ति को हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जो है यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने यही बताया जो आपको ऊपर मैंने बताया कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो है यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और इनकी इमेज है, ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। बेसिकली यहाँ पर जो है आपके पहले जो मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान थे वो सेवानिवृत्त हो गए और उन्हीं की जगह पे जो है यहाँ पर बेसिकली आपके जो न्यायमूर्ति जो है संजय कुमार मिश्रा हैं वो जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये आपको याद रखना है और ये इमेज भी आपको अपने दिमाग में याद रख लेनी है। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन देन में किस बैंक ने पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन देन में जो है पहला स्थान हासिल किया है। ये आपको याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने ऊपर जो जिससे क्वेश्चन मैंने बनाया उसी को यहाँ पर वन लाइनर में मेंशन किया है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो इसमें मैंने बताया वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डिजिटल लेन देन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही साथ बैंक को डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो है 20 जुलाई 1908 में की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी तो 20 जुलाई यहाँ पर आपका 1908 में यहाँ पर की गई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने टाइप भी किया है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो बेसिकली डिटेल्स मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बन जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपके कवर हो जाएं। यानी कि जो क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं उससे साइड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी आप बना लोगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है लेकिन कभी कभी ये पूछ भी लेता है बैंकों की स्थापना कब हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है। यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गूगल। तो मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है। तो गूगल, किस कंपनी की जगह आपको गूगल, यानी मास्टर कार्ड और गूगल ने जो है यहाँ पर एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है। गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचई। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। क्योंकि सीईओ से भी आपके आरआरबी जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने यही बताया कि गूगल और मास्टर कार्ड ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है जो कि गूगल पे के यूजरों को अपने मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मास्टर कार्ड ने कहा है कि यह पहल गूगल के साथ मास्टर कार्ड के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग का विस्तार है। और इसके साथ साथ गूगल और मास्टर कार्ड का यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाया है, ये आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में हाल ही में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। तो अतीत में जितनी भी बहुत सारे जैसे डायनासोर के टाइम पीरियड पे इस समय वर्तमान में जो काफ़ी जो है उनके जीवाश्म मिलते हैं। चीन में भी मिलते हैं और अपने देश में भी बहुत जगह मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश में हाल ही में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? चीन में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये भी आपको याद रखना है। और बाकी 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर की भ्रूण की खोज जो है किस देश में की गई है, अगर आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो चीन आपको मारना है। और चीन की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो बीजिंग आपको याद रखना है। और यहाँ पर जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ये भी आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि दक्षिण चीन के गांझोउ में हाल ही में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। ये तो आपका एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने ऊपर बनाया। इसके साथ ही साथ यह भ्रूण एक जो है टूथलेस जो है थेरोपोड डायनासोर या ओविराप्टोरोसार को हो सकता है। यहाँ पर इसका जैसे कि मतलब बेसिकली किस कैटेगरी का ये डायनासोर का जीवाश्म है यहाँ पर ये बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया इसका नाम जो है बेबी यंग लियांग रखा गया है। और यह ओविराप्टोरोसार पंख वाले डायनासोर थे। बेसिकली ये पंख वाले यानी उड़ने वाले डायनासोर थे। और चाइनीजों ने इसकी खोज की है। तो फिलहाल में इसका नाम भी इन्होंने नामकरण भी कर दिया है बेबी यंग लियांग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये खोज किसने की है? 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर की भ्रूण की चीन ने की है। बेसिकली इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? बेबी यंग लियांग नाम रखा है। ये आपको याद रखना है। और ये उड़ने वाला डायनासोर है, ये भी आपको याद रखना है। आशा करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं।
देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक का निधन हो गया है। तो बेसिकली अपने देश में भी काफ़ी राइटर्स होते हैं जिनकी उम्र के बाद एक निधन हो जाती है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फॉरेन में भी कई सारे फेमस राइटर हैं, अगर उनकी डेथ होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जॉन डिडियन। हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक का निधन हो गया, तो जॉन डिडियन का यहाँ पर निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। और यह एक महिला लेखक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आइए उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि लंबे समय से अमेरिका के प्रमुख लेखकों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित महान निबंधकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक जो है जॉन डिडियन का दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है कि अमेरिका की प्रमुख लेखकों में से एक थी, प्रतिष्ठित थी, महान निबंधकार थी, उपन्यासकार थी, पटकथा लेखक थी, और इनका जो है दिसंबर 2021 में निधन हो गया। और नाम क्या है इनका? जॉन डिडियन, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने अपने सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरण यानी कह लीजिए कृति या रचना जो है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नॉन फिक्शन में 2005 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है यहाँ पर जीता था। पुस्तक का पुरस्कार जो है इसने जीता था। और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताया कि 2012 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय मानविकीय पदक से सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बेसिकली बराक ओबामा का जो कार्यकाल है किस सन से किस सन तक था, उनका जो है यहाँ पर सन या ईयर्स आप बताइएगा कि बराक ओबामा का कार्यकाल। अभी तो आपको पता है कि जो बाइडेन का कार्यकाल चल रहा है, इससे पहले आपका डोनाल्ड ट्रंप का था, और डोनाल्ड ट्रंप से पहले किसका था? बराक ओबामा का था, और बराक ओबामा से पहले किसका था ये भी आप बताइएगा मुझे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और यहाँ पर जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वो भी समझ में आ गया, और यहाँ पर इस राइटर का जो है इमेज भी आपको या जो मैंने वॉलपेपर यहाँ पर लगाया वो भी आपको याद रख लेना है। आइए अब अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं तो वहां पर उस डेट से रिलेटेड जो भी दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल डे हो, तो उसे मैं यहाँ पर वीडियो में कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यानी दिवस वाले क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी, इस तरह से दिवस आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे जो दिवस मिलते हैं उनको करा देता हूं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया आपको, सबसे पहले ये तो आपको याद रख लेना जैसे क्वेश्चन मैंने बनाया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसके साथ ही साथ यह दिन उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब ये तो पता चल गया आपको कि मैंने कई बार दिवस के बारे में आपको बताया है कि दिवस बेसिकली उस चीज़ जिससे संबंधित दिवस मनाया जाता है, डे, उसकी जागरूकता के लिए बेसिकली होता है। अब एड्स दिवस होता है तो एड्स जो बीमारी है उसकी जागरूकता के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन के बारे में लोगों को जानकारी हो तो उसके लिए वो दिवस मनाया जाता है। तो बेसिकली उसकी जागरूकता के लिए ही दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है बेसिकली आपका यहाँ पर उपभोक्ता आंदोलनों के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसी दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ये थीम भी देखिए, आरआरबी की अगर आपको एग्जाम देना है, ग्रुप डी का देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम आपका आगे होने वाला है, ये थीम से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर इसकी थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ये भी आपको याद रखना है। आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगले करंट अफेयर को आइए देखते हैं, और ये हमारा जो है लास्ट करंट अफेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 32 वर्षों की शानदार सेवा करने के बाद नौसेना का कौन सा जहाज सेवा से मुक्त हुआ है? यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर INS खुखरी। और INS का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है आपका इंडियन नेवी शिप होता है, बेसिकली स्टैंड फॉर इंडियन नेवी शिप, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि INS खुखरी को 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया है। तो बेसिकली इसने जो है भारतीय नेवी या कह लीजिए कि राष्ट्र को जो है 32 वर्षों की शानदार सेवा इसने दिया, और ये इसको अब क्या किया गया है 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में जो है सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी सेवा इसकी समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहकों में से पहला था, सबसे पहला था, मतलब अपने देश में ही ये निर्मित हुआ था। इसके साथ ही साथ वाहक 23 अगस्त 1989 को मझगांवा डाक शिपयार्ड्स द्वारा बनाया गया था, यानी जहाँ पे जहाज़ बनती हैं उसको यहाँ पर शिपयार्ड या शिप बिल्डर्स यहाँ पर लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। मझगांवा डाक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था, कब 23 अगस्त 1989 को मझगांवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अपनी सेवा के दौरान जहाज की कमान 28 कमांडिंग अधिकारियों ने संभाली। बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कि पूरे कार्यकाल में कह लीजिए, यानी कि जब तक इसने 32 वर्षों की सेवा दी, तो इसमें जो है बेसिकली 28 कमांडिंग अधिकारियों ने जो है इसको संभाला। और इसके साथ ही साथ जो है 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी इसने तय की, यानी पूरे 32 वर्षों में जो है अगर पूछ लिया जाए कि INS खुखरी ने कितनी दूरी तय की है, तो 6,44,897 समुद्री मील की दूरी है इसने तय की है। इसके साथ साथ इन 32 वर्षों में 28 कमांडिंग अधिकारियों ने जो है इसकी कमान को संभाला है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो आशा करता हूं कि ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा लास्ट करंट अफेयर है, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन आपको कराए वो अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, उसके डिटेल्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कोई भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ, और दिन पे दिन जो है इसको और भी बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकें। और आने वाले समय में आपको यहाँ पर और भी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। इसमें मैं माइंड मैप के थ्रू और ग्राफ का भी इस्तेमाल करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप अपने एग्जाम में यहाँ पर बेसिकली बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। बेसिकली आपको जॉब प्राप्त करना यहाँ पर आपका टारगेट है, लक्ष्य है, हर विद्यार्थी का यही होता है, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। तो आशा करता हूँ कि करंट अफेयर की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वैसे आप सभी का बेहतर फीडबैक अभी करंट अफेयर की वीडियो पे आ रहा है पहले की कंपैरिजन, और इसको बेहतर बनाए रखिए और भी बेहतर बनाने की कोशिश करिए, और मैं भी अपनी तरफ से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं होता है, बस एक अप्रिसिएशन और मोटिवेशन हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ लगता है कि वीडियो बहुत ही बेहतर है या किसी की हेल्प हो सकती है करंट अफेयर की जो है टॉपिक को कवर करने में, तैयार करने में, तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर लगभग हर एग्जाम से संबंधित आपको कंटेंट मिल जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से आगे रहें या आपको अपडेट ऑथेंटिक मिले और अच्छे से मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।